नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे आप SSC की तैयारी करें दोस्तों, चाहे रेलवे की, चाहे आप पुलिस की या पटवारी, किसी भी दोस्तों एक दिवसीय एग्जाम के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। देखते हैं दोस्तों आज प्रश्न क्रमांक। तो दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों आज इसका जो है पार्ट 1 हमने पहले डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम इसका प्लेलिस्ट का पार्ट 2 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों 26वां प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। 26वां प्रश्न पूछा है दोस्तों, बरसात में खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, तो बताना दोस्तों क्यों हो जाता है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्यों। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड आसंजक होता है, सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड की कुछ मात्रा होती है और सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता पाई जाती है। तो दोस्तों बताना खाने का जो नमक होता है बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। तो दोस्तों जब इसको नमक को दोस्तों खुला छोड़ देते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है, खुला छोड़ देने से जो हवा में नमी होती है वो दोस्तों ये जो है सोख लेता है नमक। जो नमक होता है जो हवा में उपस्थित नमी को सोख लेता है। और दोस्तों इसमें कुछ MgCl2 की अशुद्धि भी होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि। तो दोस्तों इस कारण जो है ये क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर दोस्तों वो डी है। तो सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जो हवा की नमी को अवशोषित करके दोस्तों ये गीला हो जाता है। हार्ट प्रेशरों में प्रयुक्त विक्टर नाभिक, हार्ट प्रेशरों में प्रयुक्त विक्टर नाभिक होता है, बताना किसके द्वारा होता है दोस्तों। यूरेनियम द्वारा, प्लूटोनियम द्वारा, ड्यूटेरियम द्वारा और दोस्तों रेडियम द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो यूरेनियम द्वारा। तो विक्टर होता है दोस्तों, परमाणु विक्टर होता है वो यूरेनियम के द्वारा होता है। और यूरेनियम में कि दोस्तों समझता है कि यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238, इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों बताना। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग हुआ है दोस्तों। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, आप इसको याद रखें, KMnO4 सूत्र होता है। इसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। और दोस्तों ये क्या करता है, जो पानी में उपस्थित अशुद्धियों को क्या करता है, ये जो है दोस्तों ऑक्सीकृत कर देता है और जो ठोस कण में बदल देते हैं, जिससे कि इनका छनना आसान, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे जाकर के बैठ जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, ऑक्सीकारक के रूप में दोस्तों ये काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको दोस्तों लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों 29वां देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो दोस्तों क्या पूछा गया, एक था जो है ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड और एस्टर। तो दोस्तों इनको जो है बताना है ईथर का जो है क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो दोस्तों ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है दोस्तों वो होता है ROR, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। ईथर का क्रियात्मक समूह होता है ROR। दूसरा दोस्तों कीटोन का होता है दोस्तों C++O। एल्डिहाइड का होता है दोस्तों CHO और दोस्तों एस्टर का होता है COOR। तो दोस्तों ये जो है इनका सही जोड़ी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं अगला, सामान्य किस्म का कोयला होता है। दोस्तों बताना सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो दोस्तों सामान्य किस्म का जो 4 ऑप्शन है, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। तो दोस्तों सामान्य किस्म का जो कोयला होता है वो दोस्तों बिटुमिनस कोयला होता है। दोस्तों जो बिटुमिनस कोयला होता है इसका जो है बिजली उत्पादन के लिए दोस्तों इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो तो अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो होता है दोस्तों एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे अच्छी किस्म का होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो है सबसे जो है दोस्तों शुद्ध माना जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 32।
31 क्लोरोफिल प्रकाश में किन घटकों को क्या करता है, अवशोषित करता है। दोस्तों बताना क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है। इंडिगो और नारंगी, बैगनी और रक्त, बैगनी और पीला, और नीला और दोस्तों रक्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर दोस्तों है नीला और लाल। जो क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश के में जो उपस्थित नीले और लाल रंग को क्या करता है, अवशोषित करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32वां पूछे संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है। दोस्तों बताना ये संयुक्त पर्ण जो है किस में पाए जाते हैं। पपीता में पाए जाते हैं दोस्तों, जवा कुसुम में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है, या पीपल में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों नारियल। तो संयुक्त पर्ण वाला जो पौधा होता है दोस्तों वो नारियल होता है। दोस्तों नारियल में क्या संयुक्त पत्ती पाई जाती है। और दोस्तों नारियल के अलावा दोस्तों नीम, गुलाब, गुड़हल और ये इनमें भी दोस्तों जो है संयुक्त पत्ती पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन था। दोस्तों बताना पहला एंजाइम कौन था। कैटालेस, एमिलेस, क्लेरेस और लाइपेज। दोस्तों बताना पहला जो है विलगित पहला एंजाइम कौन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यूरिएसिस। तो कैटालेस, एमिलेस, क्लेरेस और लाइपेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये इसका राइट आंसर एमिलेस है। ये दोस्तों क्या करता है एंजाइम, ये दोस्तों जो है यूरिया के जो हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करता है यूरिया के। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है। दोस्तों बताना कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कहलाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में और स्टार्च के रूप में। तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रतिजैविक क्या होते हैं। दोस्तों प्रतिजैविक बताना है। जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक। ऑप्शन 2 है किसी जीवित जीव द्वारा निर्मित कई रासायनिक यौगिक जो अन्य जीवों के विकास को बाधित करते हैं। किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करते हैं। अन्य जीवों के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक। तो दोस्तों बताना प्रतिजैविक क्या होते हैं। दोस्तों प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये दोस्तों क्या कहते हैं जीवाणु जो प्रतिजैविक होते हैं दोस्तों, जीवाणु उन्हें मार करके और उनके बढ़ने से रोकता है। जीवाणु को मारता है और उनके बढ़ने से रोकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका ए है। जीवाणु के विकास को बाधित करते हैं, मतलब उनकी वृद्धि नहीं होने देते दोस्तों, और उनको जो है नष्ट करने का कार्य करते हैं प्रतिजैविक। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 में देखते हैं जल, वसा और विभिन्न उपापचयी अवशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। दोस्तों बताना जल, वसा और विभिन्न उपचयी अवशिष्ट का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। प्लीहा, वृक, त्वचा और लाल ग्रंथि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वृक द्वारा दोस्तों इसका जो है जल, वसा तथा उपचयी अवशिष्ट पदार्थों को दोस्तों वृक द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 37 दे दिया है जीरोप्थिलेमिया एक हीनताजनक रोग है, यह किसकी कमी से होता है। दोस्तों ये जीरोप्थिलेमिया दोस्तों आंखों से संबंधित रोग है दोस्तों, और दोस्तों ये जो विटामिन ए की कमी से दोस्तों ये होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों आंखों के संबंधित रोग होते हैं। इससे दोस्तों जीरोप्थिलेमिया और विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी भी रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है, जिसके कारण दोस्तों रात में जो है कम दिखाई देता है। तो दोस्तों जीरोप्थिलेमिया एक आंख संबंधी बीमारी है और दोस्तों इस विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये दोस्तों ये इस रोग में क्या होता है, जो आंखों के हिस्से जो कार्निया होते हैं और रेटिना दोनों पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे दोस्तों व्यक्ति को कम दिखाई देने लगता है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। तो दोस्तों बताना ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है। चमगादड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, या दोस्तों सांप है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों चमगादड़ है। तो ध्वनि को जो दोस्तों आंखों के रूप में प्रयोग करता है वो चमगादड़ होता है। तो चमगादड़ में दोस्तों क्या होता है, उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करता है। ये जो तरंगें जो है वस्तु की दूरी और आकार, स्थान और समय का पता लगा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो क्या होता है, उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं, जिन्हें दोस्तों अल्ट्रावायलेट तरंगें कहा जाता है। ये वस्तु की दूरी, स्थान का जो है आसानी से पता लगा लेती हैं। इसके बाद जो है दोस्तों जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और कौन सा गुलाबी हो जाता है। दोस्तों बताना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब आँख में धूल चली जाती है, रक्तक पटल, नेत्र श्लेष्मा, कार्निया और दृढ़पतल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है नेत्र श्लेष्मा।
जब दोस्तों आँखों में धूल चली जाती है तो जो नेत्रश्लेष्मा होता है दोस्तों, इसमें सूजन आ जाती है दोस्तों, और ये नेत्रश्लेष्मा का रंग जो है लाल हो जाता है और खुजली होती है दोस्तों, इसमें दर्द भी होता है, इसलिए दोस्तों ये नेत्रश्लेष्मा। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, तो मानव शरीर की समान कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो समान कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 46 होती है, इसको आप याद कर लें दोस्तों। जो मानव शरीर में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें दोस्तों 22 जोड़े गुणसूत्र समान गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो 23वां जोड़ा होता है इसमें दोस्तों इसमें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, जिसमें पुरुषों में दोस्तों XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो दोस्तों इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों समान कोशिका में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए हैं, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें, एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है दोस्तों, ताकि हम इसके आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 होता है, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? दोस्तों बताना, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? खनिज से, एंजाइम से, हार्मोन से और दोस्तों विटामिन से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एंजाइम। जो पाचन में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों एंजाइम। दोस्तों लार में जो मनुष्य की जब भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख में लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है दोस्तों, ये भोजन को जो लसलसा बनाता है, वो आसानी से भोजन को नीचे की ओर भेज देता है। इसलिए दोस्तों एंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाइपेज, जाइमेज, एमाइलेज, ये दोस्तों महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। नर सुरासार में आलिंगक क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? अधरपंख, गुदपंख, श्रोणीपंख और अंशपंख। तो दोस्तों जो इसमें का राइट आंसर दोस्तों वो है गुदपंख। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 पूछा गया है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का एक नाम है? गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने में, कृत्रिम गर्भाधान में, एमिनो अम्ल अनुक्रमण का पता लगाने में, गर्भपात प्रेरित करने में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने में। तो दोस्तों गर्भाशय में शिशु की जो स्थिति कंडीशन का पता लगाने के दोस्तों एमनियोसेंटेसिस विधि का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? दोस्तों हाइड्रोफाइट बताना किसे कहा जाता है? एक जड़ रहित पौधे को, एक पौधी रोग को, एक जलीय पौधे को, एक सामुद्रिक जानवर को। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो हाइड्रोफाइट होता है एक जलीय पौधे को दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। तो दोस्तों हाइड्रोफाइट होते हैं दोस्तों जलीय पौधे। दोस्तों जलीय पौधे में दोस्तों कमल वगैरह आता है, ये तो इस हाइड्रोफाइट के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 में क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 45 पूछा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये दोस्तों बताना बहुलक, एंजाइम और दोस्तों हार्मोन और फास्फोलिपिड। तो दोस्तों बताना इसका सूची 1 का सूची। तो दोस्तों जो बहुलक होते हैं दोस्तों, वो बहुलक होते हैं पॉलीथीन। बहुलक क्या होते हैं? पॉलीथीन है। एंजाइम दोस्तों है इसमें लाइपेज, एंजाइम क्या है दोस्तों? लाइपेज। और दोस्तों हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और दोस्तों फास्फोलिपिड है दोस्तों लेसिथिन। तो दोस्तों ये है सही जोड़ी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत हैं। तो असेंबली भाषा में कौन से संकेत प्रयोग किए जाते हैं? कोड, मैनोरिक, मशीन कोड्स और असेंबली। दोस्तों बताना इसमें कौन से असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत कौन से हैं? तो दोस्तों असेंबली भाषा में जो प्रयुक्त संकेत है वो है नेमोनिक कोड। नेमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये नेमोनिक कोड होते हैं जैसे एडिशन के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट कोड होते हैं जो कंप्यूटर की शब्दावली के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये है नेमोनिक कोड। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 47 निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों बताना हार्डवेयर नहीं आता सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों जावा, प्रोसेसर चिप, माउस और प्रिंटर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि माउस, प्रिंटर और प्रोसेसर चिप ये दोस्तों तीनों जो है हार्डवेयर हैं, जबकि दोस्तों जावा जो है क्या एक सॉफ्टवेयर है। जावा क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग मोबाइल ऐप बनाने के लिए किया जाता है। जावा का उपयोग मोबाइल ऐप वगैरह बनाने किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आती। इसके बाद दोस्तों संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों उसका क्या नाम है?
तो संचार नेटवर्क का जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो छोटी संस्थाओं द्वारा दोस्तों LAN का प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और दोस्तों जो संस्थाएं बड़ी होती हैं उनके लिए दोस्तों WAN का प्रयोग, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये दोस्तों क्या होता है, व्यापक और भौगोलिक एरिया को कवर करता है, एक विशाल भूभाग को कवर करता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। एक विश्व ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कहाँ स्थित है बताना दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये कहाँ स्थित है, नॉर्वे में स्थित है, या दोस्तों USA में स्थित है, UK में स्थित है, या दोस्तों स्वीडन में स्थित है। तो दोस्तों ये जो स्वीडन में स्थित है विश्व ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स का जो दोस्तों मुख्यालय है वो दोस्तों स्वीडन में स्थित है। HTML में नॉस हैट प्रतीक क्या है दोस्तों बताना। HTML में नॉस, दोस्तों HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। तो बताना सो नॉस हैट प्रतीक है, रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, उदाहरण को लाल रंग को प्रदर्शित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे दूसरे रंग में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, रेखा को जो है गहरे दूसरे रंग में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये थे आज की जो है 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी से पसंद आई होगी। आपसे दोस्तों एक पुनः निवेदन है कि अगर आप अभी हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस प्रश्नोत्तरी को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।